हर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। न्यूज रूम खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मरकज को फटकार, पूछा कब तक रहेगी असेंबली तहलील और कौन कर रहा है हुकूमत बनाने की पहल। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत, ज़ैली कोर्ट के समन को किया रद्द, पटियाला हाउस कोर्ट ने अदालत में हाजिर होने का दिया था हुक्म। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के साथ एक स्टेज पर नजर आए अमर सिंह, जनेश्वर मिश्र पार्क के इफ्तिताह में शामिल हुए दोनों लीडरान, तकरीब में नहीं पहुंचने पर आजम खान ने दी सफाई। मेरठ में आबरूरेजी और तब्दीली मजहब मामले की जांच शुरू, हुकूमत ने कहा कसूरवारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, मुलायम ने भी मुतासरा को इंसाफ दिलाने का दिया भरोसा। और लीबिया से वतन वापस लौटी 45 नर्सें, सभी का ताल्लुक रियासत केरल से, गद्दाफी के मारे जाने के बाद त्रिपोली में जारी है तशद्दुद। आप देख रहे हैं न्यूज रूम खबरनामा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के मामले में मरकजी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मरकजी सरकार से पूछा है कि वो दिल्ली असेंबली के बारे में क्या करना चाहते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है और असेंबली को तहलील करके दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है। पार्टी ने इल्जाम लगाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, जिसके सबब असेंबली को तहलील नहीं किया जा रहा है। इससे कबल 3 अगस्त को दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रैली करके बीजेपी को निशाना बनाया था। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने वार्निंग दी थी कि अगर एक हफ्ते में दिल्ली असेंबली को तहलील करके इंतखाब का ऐलान नहीं होता तो पार्टी घर घर जाकर दस्तखत मुहिम चलाएगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के बाद आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया, अभी हियरिंग चल रही है और हियरिंग खत्म होने से पहले या कोई वर्डिक्ट आने से पहले कुछ कहना ठीक नहीं है। पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि डेडलॉक है दिल्ली की सरकार को लेके, हकीकत यह है कि दिल्ली की सरकार को लेकर तो डेडलॉक है ही। लोगों की जिंदगी में डेडलॉक लगा हुआ है। वो महंगाई से लड़ना चाहते हैं, कोई नहीं है। वो स्कूल अस्पताल के हालत से लड़ना चाहते हैं, कोई नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, कोई नहीं है। तो डेडलॉक टूटना बहुत जरूरी है और वो डेडलॉक एक सरकार से टूटेगा और मौजूदा विधानसभा में सरकार नहीं बन सकती है इस कॉम्बिनेशन में। तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जबकि बीजेपी की जानिब से पार्टी के रियासती सदर सतीश उपाध्याय ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और यही हम पहले बीजेपी का भी यही स्टैंड है और डेफिनेटली केंद्र अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ नॉमिनी है और जो सरकार को देख रहे हैं, केंद्र उनसे बात करेगा और उनसे कहेगा कि जो 5 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें वो सरकार बनाने की अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो दिल्ली को चुनाव में जाना चाहिए। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर कि वो उस पर क्या व्यू लेते हैं और केंद्र के नुमाइंदे के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हैं जिनको इस सारे संदर्भ में पूरा का पूरा एक जो भी व्यू है उनका पॉइंट ऑफ व्यू निकालना है। उधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट में बुध को भी समाअत जारी रहेगी। इस मामले में ज़ैली अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 7 अगस्त को पेश होने की हिदायत दी है, जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। मामले में राहुल और सोनिया गांधी की तरफ से बहस करते हुए मारूफ वकील और कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाए गए इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है। इस दौरान उनकी मुखालिफ वकील और बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी से भी तीखी नोक झोंक हुई है। कपिल सिब्बल का कहना है कि इस पूरे मामले में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। तथ्यों के या मेरिट्स के आधार पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। आज माननीय न्यायालय ने हमें विस्तार से सुना है और कल यही कार्रवाई जारी होगी। हम विभिन्न अभियुक्तों के तरफ से अलग अलग दलीलें पेश करेंगे कि क्यों जो भी आरोपित ऑफेंसेस हैं वो नहीं बनते हैं
और माननीय न्यायालय कल हमें दोपहर में वापस सुनेगा। इससे ज्यादा, इससे कम मैं नहीं बोलना चाहता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज जनेश्वर मिश्र पार्क का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में रियासत के वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव, असेंबली स्पीकर माता प्रसाद पांडे, शिवपाल सिंह यादव समेत तमाम काबीनी वजीर और लीडरान मौजूद रहे। लेकिन सबसे अहम थी तकरीब में अमर सिंह की मौजूदगी। अमर सिंह को मुलायम सिंह यादव ने तकरीब में शामिल होने के लिए खास तौर पर मदऊ किया था। 4 साल बाद मुलायम और अमर एक स्टेज पर नजर आए। इसके साथ ही इन कयासाराइयों को ताकत मिली है कि अमर सिंह फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अमर सिंह का कहना है कि ये इत्तफाक है कि इस तरह के सरकारी तकरीब में उनको पहली बार बुलाया गया है, इसलिए वो तकरीब में शरीक होने आए हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से तलखी की बात कबूल की, लेकिन दिल के मैला होने से इनकार किया। मुझे याद है कि एक बार मुझसे वो कहने लगे कि अमर सिंह, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ बिना संघर्ष के मिला। काश तुम जेल गए होते, काश तुम चुनाव लड़े होते, जनता के बीच गए होते, जीते होते या हारे होते, काश तुम गरीबों के पसीने की दुर्गंध को सहे होते, सूखे होते। सच बताओ, क्या तुम समाजवादी हो? मैंने कहा नहीं जनेश्वर जी, मैं आपकी परिभाषा से और संघर्षों के इस मानक और मापदंड के अनुसार समाजवादी तो कतई नहीं। हंस के कहने लगे लोग, भाई खाओ तुम क्या? मैंने कहा मैं मुलायम भाई, हमारी पीठ को थपथपा दिए, हंसने लगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र को याद किया। मुलायम सिंह यादव ने मरकज की बीजेपी सरकार को निशाना बनाया और कहा कि इंतखाबात के पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे वो उत्तर प्रदेश में पूरे किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने इलेक्शन में एक पार्टी की लहर होने की बात से भी इनकार किया। अब आपके सामने, देश के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई। यार रखना, जो सरकार अभी बनी है उस समस्या को समाधान करने का जनता को फायदा किया था, लेकिन एक भी नहीं कहा था कि हम सबको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। नहीं दे सके और न दे सके। और कहा जो हमारी जमीन दबा रखी है दो देशों ने, चीन ने और पाकिस्तान ने, वो भी जमीन हम वापस लेंगे। नहीं ले पाए और न ले पाएंगे, ये भी बात कही। अब छोड़िए कई बातें, 7-8 बातें कही। मैंने 2 बातें तो इसलिए रखी जिससे सबको पता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में ध्यान रखना, सोच समझ के हम लोग प्रस्ताव करते हैं और सोच समझ के घोषणा पत्र हम लोग लिखते हैं और जनता के बीच जाते हैं। कल या आज अखबार में आया है कि समाजवादी पार्टी ने नौजवानों की तरफ से आया है, ये वायदा किया था कड़ा घोषणा पत्र में, वो समाजवादी पार्टी पूरा करे। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि ये कड़ा घोषणा पत्र दिल्ली सरकार बनाने पर था, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार के दायरे में जितने वो आज आएंगी, चुनाव घोषणा पत्र की जो वायदा किया जाता था वो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की पूरा करेगी और करना शुरू भी करेगी। काबीनी वजीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान इस तकरीब में नहीं पहुंचे, जिस पर उन्होंने सफाई दी और अमर सिंह से जुड़े सवाल पर बोले कि उन्होंने अमर सिंह के बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने खुद को जमीन से जुड़ा हुआ लीडर बताया। मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे और मेरे कुछ मेहमान बाहर से भी आ रहे हैं, और कार्यक्रम यकीनन जनेश्वर मिश्र जी से मुताल्लिक था और मुझे जाना भी चाहिए था। मुझे जाना चाहिए था ना। देखिए, वो तो मुझे जाना भी चाहिए था और मुझे उसमें न जाने का अफसोस भी है। मुझे जाना चाहिए था।
सर अमर सिंह, मैं किन्हीं वजूहात से नहीं जा सका, मुझे जाना चाहिए था और मुझे न जाने का अफसोस है। हमने कभी एक शब्द भी विवादित उन साहब के बारे में नहीं कहा जिनका आप नाम ले रहे हैं। इसे ही नहीं कहा कि हम राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं और हम जमीनी व्यक्ति हैं और हमारे पूरे जीवन पर कोई भी ऐसा गंदा, कोई शर्मनाक चार्ज नहीं है। तो हम उसे किसी और वजह से नहीं, हमने तो आपसे कहा कि हमें जाना चाहिए था और हमें न जाने का अफसोस। आजम खान ने कल्ब जवाद पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि कल्ब जवाद खुद को आलमी इस्लाम का ठेकेदार बता रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटे से इलेक्शन से भी वो डर रहे हैं। वो तो मजहबी ठग हैं, ब्लैकमेलर हैं। मुकद्दस मिंबर से मुकद्दस लिबास पहनकर जो सच भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे, मोदी न रहे तो क्या डर है, बाबरी मस्जिद गिराने वालों को गुलदस्ता दे, वो तो इस्लामिक शेम है, कलंक है इस्लाम पर। मौलवियत के नाम पर कलंक है, उस लिबास के नाम पर कलंक है, उस मिंबर के लिए कलंक है। ये तो पूरी दुनिया को के मुसलमानों को शर्मिंदा कर रहे हैं। यूपीएससी के इशू पर राज्यसभा में आज फिर हंगामा हुआ। अपोजिशन हुकूमत के उस रुख से नाराज है जिसमें सीसैट को खत्म करने के बजाय पीटी इम्तिहान में अंग्रेजी के दूसरे पेपर के नंबर मेरिट में नहीं जोड़ने की बात की गई है। जेडीयू लीडर शरद यादव ने राज्यसभा में सीसैट को हटाने का मुतालबा किया। शरद यादव का कहना था कि वो अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीसैट को हटाना चाहिए क्योंकि हर किसी को अपनी जुबान में इम्तिहान देने का हक है। हंगामे के दौरान अपोजिशन ने मुतालबा किया कि वक्फे सवाल को मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन अपोजिशन ने इस मामले पर बहस का मुतालबा किया। वहीं हुकूमत ने अपनी वजाहत पेश करते हुए कहा कि ये मामले यूपीए हुकूमत के वक्त से चले आ रहे हैं, जिसे वो जल्द ही हल कर लेंगे। हंगामे के बाद राज्यसभा को मुलतवी कर दिया गया। ये सवाल ये है कि संपूर्ण भारतीय भाषाओं के बच्चों का संख्या सीसैट के लगने के बाद कम हुआ है, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो थैंक यू वन मिनट चाहे वो बंगाली हो, चाहे उड़िया हो, चाहे सारी। यू आर नॉट गोइंग टू बी हिज एडवोकेट, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपके बच्चे जो है वो तमिल के बच्चे हैं जो शरद जी प्लीज, शरद जी प्लीज कंक्लूड, ये प्लीज। सीसैट 2 जो है वो पूरा स्क्रैप किया जाए, ये बच्चे चाहते हैं। जो सीसैट का 2 पेपर है उसको स्क्रैप किया जाए, लेकिन आपको यूपीएससी ने ऐसा फंसा दिया है कि वो कहते हैं पेपर नहीं बदल सकते। पेपर हमने दे दिए, ऑनलाइन जो है वो हमने एडमिट कार्ड बांट दिए, तो ये सरकार को भी उन्होंने फंसा दिया। खबरनामा अभी जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम खबरनामा। उत्तर प्रदेश के मेरठ खरखौदा में लड़की के साथ रेप और तब्दीली मजहब के मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेटी जांच के अहकाम दे दिए हैं। इस मामले में कैबिनेट के वजीर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पूरे मामले में जांच कराई जा रही है और जांच में जो भी सामने आएगा उसी के मुताबिक कसूरवारों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कानूनी नज्म नस्क के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने इस मामले पर सियासत करने वालों की मजम्मत की है। समाजवादी सरकार में किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धर्म परिवर्तन जैसी गंभीर बात और जिस तरह का बच्ची के साथ
उसका उत्पीड़न हुआ है, अगर ये इसमें जांच में आएगा, जो जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे मामलों में जो इतना संवेदनशील मामला हो, उसमें अगर कोई राजनीतिक दल राजनीति करना चाहेगा तो ये भी बहुत ही दुखद है। बीएसपी सदर मायावती ने मेरठ मामले की पुरजोर मजम्मत की और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ ठीक हो रहा है और इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिन्होंने ये गलत कार्य किया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गैंग रेप किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के संगम विहार में 2 लड़कियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। इस इलाके में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों को उन्हीं के किराएदारों ने बुरी तरह से मारा पीटा। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़कियों के सरेआम कपड़े तक फाड़ दिए। लड़कियों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उनके दांत तक टूट गए और सर पर भी काफी चोटें आई हैं। खास बात यह है कि किराएदारों ने 3 वर्षों से किराया भी नहीं दिया था। पहले तो इन लड़कियों की सरेआम पिटाई की गई, उसके बाद इन पर तेजाब डालने और इस्मत दरी की धमकी भी दी गई। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने सिर्फ धमकी की शिकायत दर्ज की है और मुतासरीन लड़कियों के घर वालों की शिकायत पर भी गौर नहीं कर रही है। मुतासर लड़कियों के अहले खाना का कहना है कि पिटाई करने वाले लोग शहजोर हैं और पुलिस और डॉक्टर उनके दबाव में आकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लड़कियों की हालत ये बयान करती है कि उनके साथ इन लोगों ने किस हद तक ज्यादती की है। मैं मेरी बहन घर पे थे, मेरे नबील मेरी बहन को कह रहा कि अपना केस वापसी ले ले। मेरी बहन ने क्या क्यों ले लूँ, तो कहने लग गया तू अपना केस वापसी ले ले, मैंने तो तेरे मुँह पे तेजाब डाल दो, बदतमीजी करने लग गया। फिर ताहिर का लड़का लाला, लेई, नबील, नवेद, ये सब के सब आ गए। हम दोनों बहनों को दबोच लिया, बदतमीजी करने लग गए। उसके लड़के ताहिर का लड़का लाला, वो बदतमीजी करने लग गया। मैं और मेरी बहन कैसे न कैसे करके बाहर निकले, हम दोनों भागे। फिर वो भाई भी हमें बहुत मारा, उसने होकी से मारा, सर पे मारा, हाथ पे चाकू मारा, खूब मारा। फिर हम सो गए, फिर हमें बाहर वालों ने चाहे। इस मामले पर दिल्ली खातून कमीशन के सदर बरखा सिंह ने कहा है कि मुतासरा की मदद के लिए एक खातून सेल बनाया गया है, साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहाँ पे एनजीओ काम कर रही है, महिला पंचायत भी है और हमारी मोबाइल वैन जो हम लोग चलाते हैं वो भी उनके पास है, सीआईसी भी उनके पास है। तो अभी हमने उनको फोन किया, वो लड़कियां आ रही हैं और वो इनको पूरी मदद करेंगी, इनके साथ रहेंगी और पुलिस में भी जाएंगी। पुलिस में क्या क्या दफाएं लगनी चाहिए वो पूरी तरह से देखेंगी। मुंबई के डीआईजी सुनील पारस्कर मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस मॉडल ने सुनील पारस्कर पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया है, उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने साबिक वकील से सुनील पारस्कर को फंसाने की बात कर रही हैं। वीडियो में वो मॉडल वकील से कहती देखी गई है कि उसे पारस्कर को न सिर्फ परेशान करना है बल्कि उसकी इमेज भी खराब करनी है। वो उसकी बैड पब्लिसिटी कराना चाहती है। मुझे जो ब्रीफिंग मिला था क्लाइंट से, जब मेरी क्लाइंट ने मुझे ब्रीफ किया था पूरे मैटर के बारे में, तो वो ब्रीफिंग कुछ अलग था और बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे क्लाइंट ने मुझे 20% 25% भी नहीं बताया इन्फॉर्मेशन और बात कुछ और है। और बुनियाद तो मुझे पता थी केस की कि पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, बिग बॉस में घुसने के लिए हो रहा है। वो चीज़ तो रिकॉर्ड पे भी है, मैंने पुलिस को भी दे दिया हूँ। और जब मैंने देखा कि बेस्ड के अलावा आगे भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और क्लाइंट फर्म नहीं है अपने एलिगेशंस में, वो चेंज करती जा रही हैं और स्टैंड चेंज हो रहा है, तो मैं बोला आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी और मैं बैकआउट कर गया। दूसरी तरफ इस सीसीटीवी के जवाब में मॉडल की वकील चित्रा सालुखे ने भी दावा किया है कि रिजवान सिद्दीकी ने मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही
18 जुलाई को उनसे राब्ता किया था और कहा था कि कुछ ले देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाए। चित्रा का दावा है कि रिजवान सिद्दीकी को उनसे राब्ता करने के लिए मुंबई पुलिस के किसी एडिशनल कमिश्नर ने कहा था। चित्रा ने कहा कि उन्होंने अब तक इस ऑडियो टेप को इसलिए रिलीज नहीं किया था क्योंकि वो चाहती थी कि कोर्ट में रिजवान के बयान दर्ज हो जाएं। उसके आगे बोल रहे हैं, रिजवान मर्चेंट मुझे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे क्लाइंट को पैसे चाहिए क्या। फिर हमने ये पूछा, ये कौन पूछ रहा है उनको ऐसे मुझे पूछने के लिए, कौन बता रहा है? कोई कमिश्नर ने पूछा है। तो हमारे कहने से कमिश्नर ने राकेश मारिया जी जरूर नहीं, लेट मी क्लियर दिस, एडिशनल सीपी कोई उनको पूछ रहे हैं कि जरा पूछ लेना कि पैसे वैसे देके खत्म हो सकती है क्या बात। रिजवान मर्चेंट बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे क्लाइंट को पैसे चाहिए तो हम ये पैसे दिला सकते हैं। ये हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो चेंज नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती। ये खबरनामे में यहां पर रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। समय उद्यमी 2014 देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब आ रहा है राजस्थान में। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को करेगा सम्मानित। नामांकन के लिए लॉग ऑन करें samayudyami.samaylife.com पर। नामांकन की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2014। सपोर्टेड बाय NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, Media 100 initiative. ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। न्यूज रूम खबरनामे में अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। खाना जंगी से दो चार लीबिया में फंसी 44 हिंदुस्तानी नर्सें अपने वतन वापस लौट आई हैं। इन नर्सों का ताल्लुक हिंदुस्तान की केरल रियासत से है और ये लीबिया के अस्पतालों में काम कर रही थी। कर्नल कज़्ज़ाफ़ी का इक़्तिदार खत्म होने के बाद लीबिया में मुसलसल खाना जंगी जारी है और हाल ही में इस खाना जंगी में काफी शिद्दत आई है। लीबिया में सरगर्म मिलिशिया एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मिलिशिया के दरमियान ये लड़ाई त्रिपोली के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर कब्जा करने के लिए हो रही है। इसमें अभी तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लीबिया में जारी तशद्दुद को देखते हुए कई मुल्कों ने वहां वाक़े अपने सफारत खानों को भी बंद कर दिया है और अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया है। इन हिंदुस्तानी नर्सों को अपने वतन वापस लाने में हिंदुस्तानी हुकूमत ने अहम रोल अदा किया है। In Libya, actually, the situation is very horrible. From last 3 months, 2 to 3 months, there was bombing and shooting. But within the last 2-3 weeks, it's very much, lots that we are not able to sit in our home also. All the doors and windows are threatening. And because of that, we are frightened that what will be happening the next moment. अफगानिस्तान में सदरती इंतखाब पर फिर सवाल उठे हैं। सदर हामिद करज़ई पर इंतजामिया की सतह पर घपला करवाने का इल्जाम लगा है। सदरती इंतखाब में उम्मीदवार अब्दुल्ला ने एक टेप जारी किया है जिसमें नायब सदर खलीली अहम हरीफ अशरफ गनी की हिमायत में वोट डालने की बात कह रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान एक दफा फिर जंगबंदी की उम्मीद पैदा हो गई है। दोनों फरीकैन आइंदा 72 घंटों के लिए सीज फायर पर राजी हो गए हैं। जंगबंदी मकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे सुबह से शुरू हुई। जंगबंदी का ऐलान मिस्र की उस तजवीज के बाद किया गया है जिसमें इलाके में पायदार अमन के अमल को इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए हल करने की अपील की गई है। इस सिलसिले में फरीकैन के नुमाइंदों को बातचीत के लिए मिस्र मदऊ किया गया है। बातचीत के दौरान कोशिश की जाएगी कि दोनों फरीकैन जंग के खात्मे के लिए देरपा मुफाहमत पर राजी हो जाएं। वादे हो कि पीर को हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप के नुमाइंदों ने मिस्र के इंटेलिजेंस के चीफ से मुलाकात की थी। मीटिंग में
जंग के खात्मे के मंसूबों पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक हमास इस शर्त पर जंगबंदी के लिए राजी हुआ है कि इस्राएली हुकूमत सरहद से अपनी फौज हटा लेगी। ये भी खबर है कि फिलिस्तीन का एक दूसरा वफ्द भी काहिरा पहुंचने वाला है, जो मिस्री मुसालहतकारों से बिलवास्ता गुफ्तगू करेगा। बातचीत जंगबंदी के लिए फिलिस्तीन ने जो शराइत रखी हैं उसी पर मबनी होगी। उधर चंद घंटों बाद ही इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी कैबिनेट ने भी मिस्री तजवीज़ को कबूल करने की मंजूरी देने का ऐलान कर दिया। सरकारी तर्जुमान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस्राएल मुआहदे की ईमानदारी से पासदारी करेगा। From tomorrow morning at 8 a.m., Israel will honor the ceasefire as agreed to and negotiated through the Egyptians. We'll be watching Hamas very closely. Hamas has a pattern over the last 3 weeks of deliberately violating ceasefires. If Hamas violates this ceasefire, so Israel is prepared to respond. अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने ट्यूनीशिया के हममनसब मोंगी हमदी से मुलाकात की और अफ्रीका में जमहूरियत के क़याम में ट्यूनीशिया को उम्मीद की किरण करार दिया। पड़ोसी मुल्क लीबिया में मुसलसल खाना जंगी के सबब वहां से ज्यादातर मगरबी ममालिक ने अपने सफारत खानों को बंद कर दिया है। जॉन कैरी ने लीबिया से आए अमरीकी सफीरों को ट्यूनीशिया में पनाह देने के लिए हमदी का शुक्रिया अदा किया। जॉन कैरी ने कहा कि ट्यूनीशिया में जमहूरियत का क़याम अफ्रीकी ममालिक के लिए तारीखी कदम साबित होगा। दोनों लीडरान की ये मुलाकात वाशिंगटन में मुनक़िद पहली अफ्रीकी चोटी कॉन्फ्रेंस में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 50 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। अमेरिका को उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से अफ्रीकी ममालिक में उसके कारोबार और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। We are at the last phase of our democratic transition and we want to succeed. We are determined to succeed, and this is in the interest of everyone to see Tunisia succeed, to see Tunisia a success story for the region. Because if Tunisia does not succeed, the aspirations of hundreds of millions of people will go down the drain for democracy and freedom. वाशिंगटन में मुकीम सैकड़ों इथोपियन कम्युनिटी के अरकान ने अमेरिका में मुनक़िद अफ्रीकी चोटी कॉन्फ्रेंस में इथोपियन लीडरान की शमूलियत के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने उस दफ्तर तक मार्च किया जहां लीडरान की मीटिंग चल रही थी। मुजाहरीन इथोपिया में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान की जेलों से रिहाई का मुतालबा कर रहे थे और अमेरिका व इथोपियाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। The rights of the Ethiopian people have been trampled, and we are here to protest the fact that America, despite its values standing for liberty, democracy and justice, is whining and dining with dictators, tyrants, bloodthirsty dictators ruling Ethiopia. न्यूज रूम खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मरकज को फटकार, पूछा कब तक रहेगी असेंबली तहलील और कौन कर रहा है हुकूमत बनाने की पहल। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत, ज़ैली कोर्ट के समन को किया रद्द। पटियाला हाउस कोर्ट ने अदालत में हाजिर होने का दिया था हुक्म। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के साथ एक स्टेज पर नजर आए अमर सिंह। जनेश्वर मिश्र पार्क के इफ्तिताह में शामिल हुए दोनों लीडरान। तकरीब में नहीं पहुंचने पर आजम खान ने दी सफाई। मेरठ में आबरूरेजी और तब्दीली मजहब मामले की जांच शुरू, हुकूमत ने कहा कसूरवारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुलायम ने भी मुतासिरा को इंसाफ दिलाने का दिया भरोसा। और लीबिया से वतन वापस लौटी 45 नर्सें, सभी के ताल्लुक रियासत केरल से। गद्दाफी के मारे जाने के बाद त्रिपोली में जारी है तशद्दुद का सिलसिला। न्यूज रूम खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।